25 फरवरी को पूरे 9 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का विमान इजराइल की जमीन पर उतरा। उन्हें रेड कारपेट वेलकम मिला। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच गए। तो इन सब के पीछे गुणा गणित क्या है? दशकों तक जिस देश से भारत कतराता रहा, आज उसी इजराइल की संसद में पीएम मोदी का भाषण है। इतने बड़े बदलाव से भारत को क्या मिलने वाला है? आज इसी पर बात होगी। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne DSP, रजनीगंधा and ITEL। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। आपकी स्क्रीन पर एक अखबार की तस्वीर है, इजराइल के बड़े अंग्रेजी अखबारों में से एक, द जेरूसलम पोस्ट। पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर छपी है जिसके ऊपर लिखा है नमस्ते और शालोम। नमस्ते हिंदी में और शालोम वहां की हिब्रू भाषा में। शालोम यानी नमस्ते। यह भी लिखा है कि दो प्राचीन देश एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस पन्ने को एक्स पर शेयर किया है। लिखा है कि ये एक ऐतिहासिक दौरा है और उन्हें पूरा भरोसा है कि इससे दोनों देशों की दोस्ती को एक नई रफ्तार मिलेगी। पीएम मोदी 25 फरवरी को इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्रोटोकॉल तोड़कर खुद अगवानी करने एयरपोर्ट पहुंचे। मोदी के लिए वहां लाल कालीन बिछाई गई थी। एयरपोर्ट पर नेतन्याहू से मुलाकात के बाद पीएम मोदी इजराइल की संसद नेसेट जाएंगे और सांसदों को संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर यह पीएम मोदी का दूसरा इजराइल दौरा है। इससे पहले वो 2017 में गए थे, तब वो इजराइल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। उस दौरे को टर्निंग पॉइंट की तरह देखा गया था। उसके बाद से दोनों देशों की साझेदारी तेजी से बढ़ी थी। तो इस बार एजेंडा क्या रहेगा? विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेता अपनी रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही विज्ञान, डिफेंस, तकनीक, कृषि, वाटर मैनेजमेंट और साइबर सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर भी बात होगी। चर्चा है कि दोनों देशों के बीच एक नया रक्षा समझौता भी हो सकता है। हमने इन संभावनाओं पर साथ ही पत्रकारों से बात की। देखिए, करीब 9 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर हैं और पीएम मोदी का ये दौरा भारत और इजराइल की जो सामरिक साझेदारी है, रणनीतिक साझेदारी है, उसके एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। यानी भारत और इजराइल ने 2017 में जो तय किया था उससे आगे का रोड मैप इस यात्रा के अंदर तय किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी का जिस गर्मजोशी के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वागत किया बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर, उसने इसकी बानगी भी दिखा दी है कि भारत और इजराइल मिलकर क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि भारत और इजराइल की ये जो साझेदारी है, ये जो दोस्ती है, इसे आप विन विन पार्टनरशिप कह सकते हैं। भारत को इजराइल से तकनीक और इनोवेशन चाहिए, इजराइल के लिए भारत स्किल और स्केल लेके आता है। यानी इजराइल यदि अपनी मिसाइल्स का या अपनी जो मशीन्स हैं, अपने ड्रोन्स हैं, उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहता है, तो भारत के पास में पेशेवर भी हैं और भारत के पास में उस उत्पादन को स्केल देने के लिए जो ढांचा है वो भी मौजूद है। इसके अलावा भारत इजराइल के अंदर निवेश कर सकता है, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। वहां के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरिडोर्स हैं, तेल अवीव के अंदर जो मेट्रो बन रहा है, उसके लिए भी भारतीय कंपनियों को न्योता इजराइल की तरफ से दिया गया है। हाइफा पोर्ट आप जानते हैं कि भारत के साथ मिलकर इजराइल डेवलप कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भारत और इजराइल मिलकर कर सकते हैं। पर चूंकि डिफेंस या रक्षा साझेदारी, सामरिक सहयोग, जो सुरक्षा सहयोग है, वो भारत और इजराइल की दोस्ती का एक ऐसा महत्वपूर्ण पिलर है, एक ऐसा स्तंभ है जिसे कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, या यूं कहें उसे सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। कारगिल के युद्ध से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हमने देखा है कि जब जब भारत और इजराइल साथ आए हैं, उस तकनीक ने आतंकवाद और भारत के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और यही वजह है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इसके अलावा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, ड्रोन वॉरफेयर और साथ ही भारतीय सुरक्षा के लिए जो कुछ उन्नत तकनीक हो सकती है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी हो सकती है, वो भारत इजराइल से चाहता है। लेकिन खरीदार और विक्रेता की तरह नहीं, बल्कि एक साझेदार की तरह मिलकर विकसित किया जाए, मिलकर उत्पादन किया जाए। मेक इन इंडिया के अंदर इजरायली कंपनियों को न्योता दिया जाए। और हमने देखा है कि किस तरीके से
भारत में एल्बिट सिस्टम ने भारतीय कंपनी के साथ में साझेदारी करके यहाँ पर गन्स बनाना शुरू किया है। इसके अलावा जो उन्नत ड्रोन्स हैं उनके उत्पादन पर भी भारत और इजराइल मिलकर काम कर रहे हैं। तो यही वजह है कि इजराइल के लिए भी इस समय भारत की ज़रूरत है और भारत को इजराइल की ज़रूरत है, और इसीलिए ये दोनों साझेदारी यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अब जानते हैं कि इस दौरे को कैसे देखा जा रहा है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में विदेश नीति के जाने माने एक्सपर्ट सी राजा मोहन ने इस मुद्दे पर लिखा है। उनका कहना है, इजराइल और मिडिल ईस्ट को लेकर भारत की कूटनीति अब नारों पर नहीं, स्लोगन्स पर नहीं, बल्कि अपने हितों पर टिकी है। इजराइल अपनी नीतियों को लेकर पूरी दुनिया में आलोचना झेल रहा है, लेकिन भारत के गुणागणित पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा। आज इजराइल के पास इस पूरे इलाके में मनमाफिक काम करने की जितनी छूट है, जितनी गुंजाइश है, उतनी पहले कभी नहीं थी। कई अरब और मुस्लिम देशों ने इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य कर लिए हैं, और जिन्होंने नहीं भी किए हैं, जैसे सऊदी अरब, पाकिस्तान और इंडोनेशिया, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में इजराइल के साथ बैठे हैं, जिसे अब गजा का प्रशासन चलाने का जिम्मा मिला है। मिडिल ईस्ट और मुस्लिम दुनिया में फिलिस्तीन के साथ जुबानी हमदर्दी और असल कूटनीति के बीच का गैप आज जितना बड़ा है उतना पहले कभी नहीं था। कुल जमा बात यह कि यथार्थवादी रियलिस्ट नजरिए से यह दौरा तर्कसंगत है। कुछ और एक्सपर्ट्स के नजरिए भी देखते हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में विदेश नीति के जानकार राजीव अग्रवाल ने भी इस मुद्दे पर अपना मत रखा है। उनका कहना है, इस दौरे के रणनीतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय मायने हैं। ये एक स्टैंड अलोन दौरा है, यानी प्रधानमंत्री सिर्फ इजराइल जा रहे हैं, फिलिस्तीनी नेतृत्व से उनकी कोई मुलाकात तय नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि भारत ने इजराइल के साथ अपने रिश्तों को डीहाइफनेट कर लिया है, यानी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से रिश्ते अलग अलग ट्रैक पर चल रहे हैं। दूसरा पहलू सुरक्षा और रक्षा का है। भारत और इजराइल दोनों ही आतंकवाद के भुक्तभोगी रहे हैं, इसलिए डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं। इस मामले में जानकार ने सतर्कता बरतने की भी सलाह दी है। उनका कहना है, नेतन्याहू ने शिया और सुन्नी चरमपंथ से मुकाबले के लिए जिस हेक्सागन अलायंस का नाम लिया है, भारत उसे शायद ही उस चश्मे से देखे। मिडिल ईस्ट में भारत ने बड़ी सावधानी से संतुलन बनाया है। ऐसे में भारत नेतन्याहू के इस प्रस्ताव पर कैसे प्रतिक्रिया देता है, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। तो आने वाले समय में भारत इजराइल के रिश्ते किस दिशा में बढ़ेंगे, मिडिल ईस्ट को लेकर भारत की प्राथमिकता क्या है, गजा और ईरान के मुद्दे पर भारत का कैसा रुख होगा, कमोबेश ये सब कुछ हमें इन 2 दिनों में पता चल जाएगा। इस दौरे पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल अगली खबर पर बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संसद के जॉइंट सेशन में दिए गए भाषण के बारे में। ये अब तक का सबसे लंबा स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण था, जो करीब 1 घंटे 47 मिनट तक चला। भाषण में ट्रंप ने अपनी नीतियों की लंबी सूची पेश करने की खास कोशिश तो नहीं की, न ही उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि वे उन मुद्दों को समझते हैं जिसकी चिंता आम नागरिकों को सबसे ज्यादा है। इसके बजाय ट्रंप ने अपने भाषण में राष्ट्रीय एकता, तेज तरक्की और अमेरिकी महानता की तस्वीर, अमेरिकन ग्रेटनेस की तस्वीर पेश की। पूरे जोश के साथ भाषण की शुरुआत की और कहा, हमारा देश वापस आ गया है, ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, बेहतर, अमीर और ताकतवर बन चुका है। ट्रंप का यह भाषण उनके दूसरे कार्यकाल का पहला बड़ा संबोधन था। इस भाषण में ट्रंप ने अर्थव्यवस्था से लेकर इमिग्रेशन तक हर मुद्दे पर बात की। उन्होंने दावा किया कि जनवरी 2025 में दोबारा सत्ता संभालने के बाद से अब तक उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए हैं। पिछले साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ था, उसका जिक्र करते हुए ट्रंप ने कह दिया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद मुझसे कहा कि अगर मैं बीच में न पड़ता तो उस लड़ाई में 3.5 करोड़ लोग मारे जाते। इसके अलावा उन्होंने ईरान को लेकर भी सख्त चेतावनी दी, कहा कि वे उसे कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं, वो डील करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। मैं इस प्रॉब्लम को सुलझाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कभी भी आतंक को पनाह देने वाले सबसे बड़े देश को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दूंगा। They are by far to have a nuclear weapon. Can't let that happen. लेकिन इस पूरे भाषण में सबसे बड़ी चर्चा दलाइला कानून की रही। ट्रंप ने संसद से गुजारिश की है कि वे इस नए कानून को पास करें ताकि बिना दस्तावेजों के अमेरिका में रह रहे प्रवासियों को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस यानी ट्रक चलाने का लाइसेंस न मिल सके। व्हाइट हाउस ने इस कानून को सुरक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी बताया है। उनका कहना है कि हाल के दिनों में कई ऐसे भयानक एक्सीडेंट्स हुए हैं जिन्हें ऐसे ड्राइवर्स ने अंजाम दिया जो अवैध रूप से देश में आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने राज्य सरकारों से लाइसेंस
लाइसेंस हासिल कर लिए। ट्रंप का तर्क है कि भारी भरकम ट्रक चलाने के लिए कानूनी स्टेटस होना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसे ड्राइवर्स के पास सुरक्षा के मानकों और भाषा की समझ कम होती है। दरअसल अभी अमेरिका में सिस्टम है कि हर राज्य के अपने अलग नियम होते हैं, जिसकी वजह से कई बार बिना पक्की नागरिकता वालों को भी लाइसेंस मिल जाता है। ट्रंप सरकार का कहना है कि इसी ढील का फायदा उठाकर अवैध प्रवासी हाईवे पर 18 टायरों वाले बड़े ट्रक दौड़ा रहे हैं। ट्रंप ने इस कानून का नाम एक 5 साल की बच्ची डलाइला कोलमैन के नाम पर रखा है, जो 2024 में कैलिफोर्निया में एक भीषण ट्रक हादसे का शिकार हुई थी। उस हादसे में एक ट्रंप ने ट्रैफिक में खड़ी गाड़ियों को पीछे से रौंद दिया था, जिसे प्रताप सिंह नाम का एक भारतीय प्रवासी चला रहा था। प्रताप 2022 में अवैध रूप से अमेरिका आया था और उसे कैलिफोर्निया में लाइसेंस मिल गया था। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस हादसे में डलाइला को इतनी गंभीर चोटें आई कि उसे ब्रेन इंजरी हो गई और अब उसे उम्र भर इलाज और देखभाल की ज़रूरत होगी। इसी केस को वजह बताते हुए ट्रंप लगातार ये कानून लाने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा असर भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर्स पर पड़ेगा। आंकड़े देखिए, अमेरिका में करीब 1.5 लाख भारतीय मूल के ड्राइवर्स हैं, जिनमें से ज्यादातर पंजाब और हरियाणा से हैं। पूरे अमेरिका में हर 5 में से 1 ट्रक ड्राइवर भारतीय मूल का है। पश्चिमी तट पर तो इनकी संख्या लगभग आधी है। कैलिफोर्निया और टेक्सास जैसे राज्यों में भारतीय ड्राइवर्स का दबदबा है। सिख समुदाय ने पिछले कुछ दशक में वहां ड्राइवर्स की कमी को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन अब नियम सख्त होने लगे हैं। साल 2025 में ही जांच के बाद 7,000 से ज्यादा ड्राइवर्स को सड़कों से हटा दिया गया था, जिनमें से ज्यादातर भारतीय मूल के थे। कैलिफोर्निया ने भी अब 17,000 विदेशी नागरिकों के कमर्शियल लाइसेंस रद्द करने की योजना बना ली है। ट्रंप का यह भाषण नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनाव से पहले एक अहम पल माना जा रहा है। इन चुनावों में ट्रंप के सहयोगी रिपब्लिकन नेता सेनेट और हाउस में अपनी बेहद मामूली बढ़त बनाने की कोशिश करेंगे। 2024 में ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी रोकने में नाकाम रहने के बाद डेमोक्रेट्स को हाल के कुछ स्थानीय चुनावों में मिली सफलता से हौसला मिला है। उन्हें लगता है कि जनता अब ऐसे अहम मुकाबलों में उनका साथ दे सकती है, जो तय करेंगे कि अमेरिकी कांग्रेस पर किस पार्टी का कंट्रोल होगा। जापान ने कहा है कि वो अगले 5 साल के अंदर ताइवान के पास एक छोटे से द्वीप पर मिसाइलें तैनात करेगा। इस फैसले से जापान और चीन के बीच तनाव और बढ़ सकता है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के मुताबिक सरफेस टू एयर मिसाइलें जापान के सबसे पश्चिमी द्वीप योनागुनी आइलैंड पर मार्च 2021 तक तैनात की जाएंगी। ये मिसाइलें दुश्मनों के विमान और बैलिस्टिक मिसाइलों को गिरा सकती हैं। ये घोषणा ऐसे समय पर हुई है जब जापान और चीन के बीच पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है। इसकी वजह जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची का ताइवान को लेकर दिया गया एक बयान। ताकाइची ने कहा था कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है और उससे जापान की सुरक्षा को खतरा होता है तो जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस भी जंग में शामिल हो सकती हैं। चीन ने इस बयान का विरोध किया था। इसके बाद चीन ने अपने नागरिकों को जापान यात्रा से सावधान किया। साथ ही जापानी कंपनीज पर कुछ एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए थे। दरअसल 2022 से जापान अपनी सुरक्षा रणनीति बदल रहा है। पहले ध्यान उत्तर में रूस पर था, लेकिन अब ईस्ट चाइना सी में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधि को देखते हुए पश्चिमी द्वीपों की सुरक्षा मजबूत की जा रही है। योनागुनी भी ऐसा ही एक द्वीप है जहां करीब 1500 लोग रहते हैं। ये द्वीप छोटे घोड़ों और हैमरहेड शार्क के लिए मशहूर है, लेकिन अब कई स्थानीय लोगों को डर है कि उनका शांत द्वीप धीरे धीरे सैन्य ठिकाने में बदल रहा है। इसी के पास मौजूद विवादित सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर भी जापान और चीन में टकराव जारी है। जापान इन द्वीपों को कंट्रोल करता है, लेकिन चीन इन्हें दाएओयू कहकर इन पर अपना दावा करता है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।